देखिए सर, अगला टेस्ट हमने लिया है आपका, ये कंबाइंड टेस्ट लिया है, मतलब जंबल्ड क्वेश्चन लिए हैं मैंने। इसमें सारे टॉपिक्स को उठा के कुछ टॉपिक ले रखे, मतलब ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया मैंने, इसको बना रखा है, ठीक है। और इसको मिक्स करके ये क्वेश्चन करेंगे इसमें। इससे पहले लेक्चर में एक क्वेश्चन हमसे नहीं हुआ था, मतलब कर सही रहे थे हम उसको, आंसर में कुछ दिक्कत आ रही थी। एक्चुअल में वो गलत इसलिए हो रहा था, यहाँ मैंने जो है ये नहीं देखा कि ये सेंटीमीटर में दिया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी आ रही थी ना सेंटीमीटर में, तो अगर वो आंसर सही आ रहा था, सेंटीमीटर नहीं देखा, इसकी वजह से गलत हो गया। करते हैं फिर इसको। देखो, डेल्टा फाई इज इक्वस टू कितना होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। क्या है ये? कलांतर और पथांतर में संबंध आपने पढ़ा था। तो यहाँ क्या निकालना है? देखो, एक तरंग की आवृत्ति दे रखी है, चाल दे रखी है, और आवृत्ति मतलब एन की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी, 500 हर्ट्ज, और चाल वी दे रखी है कितनी, 360 मीटर पर सेकंड, और कलांतर मतलब डेल्टा फाई, उनके बीच में कलांतर जो दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है, और 60 डिग्री का मतलब आप जानते हैं पाई/3 रेडियन होता है। तो डेल्टा एक्स का जब वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे सर, कितना आएगा, डेल्टा फाई इंटू लेमडा अपॉन 2 पाई आएगा ना, और लेमडा बराबर वी बराबर होता है एन लेमडा। तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी अपॉन एन आ जाएगी। तो डेल्टा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वी अपॉन 2 पाई एन इंटू डेल्टा फाई। तो अब आप देखो सर, इसको कैसे करेंगे, v अपॉन 2 पाई ये हो गया इंटू एन इंटू इसकी वैल्यू पाई/3, डेल्टा फाई की वैल्यू, पाई से पाई कट गया, तो हमारे पास v अपॉन कितना आया, 6n आ गया बस। तो v की वैल्यू रख दो, v कितना दे रखा है, 360 बट्टे 6 इंटू 500, यही तो आएगा, 6 इंटू 500। तो ये 1 0 कट जाएगा और ये बनेगा 6। अब आप 50 से जब 50 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.12 मीटर आती है। मीटर में आता है ना ये, मीटर में, यही तो आ रहा था हमारे पास, 0.12 मीटर आएगा ये तो आएगा। 50 जीरो लगा के एक बार जाएगा, फिर वो ठीक है इतना आएगा, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में दिया है सर वैल्यू, देखो ये हमने ये नहीं देखा, तो सेंटीमीटर में ठीक तो है, फिर 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.2 मीटर मतलब 12 सेंटीमीटर हो जाएगा वो, ठीक है ना। 12 सेंटीमीटर की वैल्यू इसके पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया था हमने, ये ध्यान नहीं दिया, वो 0.12 मीटर तो आ ही रहा था वो, है ना, तो इसलिए गलत हो गया था। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। देखें, ए पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, पार्टिकल मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट, अच्छा रेस्ट की पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, मतलब रेस्ट पे इनिशियल प्रारंभिक वेलोसिटी 0 होगी, अटेन इट्स वेलोसिटी, तो कुछ समय बाद जो वेलोसिटी मिली उसको 30 मीटर पर सेकंड की मिली, कितने समय के बाद, t बराबर 10 सेकंड के बाद, t बराबर 10 सेकंड के बाद। तो सर t बराबर 10 सेकंड के बाद जब मिली तो आप जानते हैं फॉर्मूला, v बराबर u प्लस AT लगा दो, तो v कितना दे रखा है 30 बराबर कितना आ जाएगा, u कितना है 0, a तो आपको निकालना है, t दे रखा है 10, तो सॉल्व करोगे a 30/10 करोगे तो कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है सर। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है ना सर, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन दे रखी है बस, और कुछ नहीं दे रखा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है जिसको आप पढ़ते हैं स्पीड, स्पीड जो होती है ना, स्पीड जो होती है कांस्टेंट रहती है, स्पीड यहाँ पे क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन चेंज होती है, ध्यान दो सर, डायरेक्शन चेंज होती है। अब स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी में होगा, वेलोसिटी में भी चेंज होगा, वेलोसिटी क्या होगी, चेंज होगी, ये तो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने।
और इसके बाद दो एसिलेशन होते हैं, एक सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है, एक टेंजेंशियल एसिलेशन होता है। सेंटर की ओर एसिलेशन होता है, एक टेंजेंट की डायरेक्शन में एसिलेशन होता है, एक का टूवर्ड सेंटर होता है, हमने पढ़ा था। इसको AT कहेंगे, यहाँ पे AT होगा और ये सेंटर की ओर होगा, उसको हम कहते हैं AC। एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स भी होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो पहली बात तो बोथ वेलोसिटी एंड एसिलेशन आर कांस्टेंट कह रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है सर, वेलोसिटी वेरिएबल है, गलत हो गया। वेलोसिटी जहाँ पे कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज होती है, सही है। एसिलेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंज, एसिलेशन, बोथ एसिलेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, एसिलेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, बोथ द एसिलेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट। ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। इस सेकेंड ऑप्शन में क्या लिख दिया इसने, एसिलेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट। एसिलेशन कांस्टेंट हो, ये जरूरी नहीं है दोनों के दोनों, क्योंकि एसिलेशन दो होते हैं ना, एक आपका सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है और एक आपका टेंजेंशियल एसिलेशन होता है, तो वो दोनों एसिलेशन में कांस्टेंट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। बोथ एसिलेशन एंड वेलोसिटी चेंज, बोथ एसिलेशन एंड वेलोसिटी चेंज अपने आप ही गलत हो जाएगा ऊपर वाले ऑप्शन से। तो बोथ एसिलेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, ठीक है। बोथ एसिलेशन एंड स्पीड आर कांस्टेंट, ठीक है। एसिलेशन में ना ध्यान दीजिएगा, दो तरीके के एसिलेशन होते हैं, एक तो कांस्टेंट हो जाएगा और टेंजेंशियल एसिलेशन कांस्टेंट होगा, और जो सेंट्रीपिटल एसिलेशन है जरूरी नहीं कि वो कांस्टेंट हो। इसलिए ये दो ऑप्शन 2 और 3 गलत हो गई। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, तीसरा करेक्ट हो जाएगा सर, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट डेफिनेशन ही है, ये कुछ नहीं है। अगला देखिए, अपर मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के वेलोसिटी एंड एसिलेशन आर एट एन एंगल। अपर मोस्ट पॉइंट पे क्या कहना चाह रहा है ये, अपर मोस्ट जो पॉइंट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन आपने पढ़ रखा है। आप एक प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से मूव कराते हैं, कुछ वेलोसिटी देते हैं u, इसके कंपोनेंट आते हैं हर जगह पे, यहाँ पे भी कंपोनेंट आएंगे। ये u cos थीटा होता है, ये u sin थीटा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन आपका आसान है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है अपर मोस्ट पॉइंट पे बात कर रहा ना, अपर मोस्ट पॉइंट पे ये वेलोसिटी है, इसका एक ही कंपोनेंट काम करेगा, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 0 होगा। तो और ये एसिलेशन नीचे को होगा सेंटर की ओर, जी टॉप पॉइंट पे, हाँ बात कर रहा हूँ मैं। तो इनके बीच का एंगल अपने आप ही दिख रहा है आपको, कितने डिग्री का आता है, 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन भी पहले मैं करा चुका हूँ सर, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, साउंड वेव इन एयर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको वेव के बारे में ही समझा रखा है। साउंड वेव इन एयर डू नॉट शोज द फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। साउंड वेव पोलराइजेशन का फिनोमिना शो नहीं करते हैं। आपको एक ही लॉजिक पता हो कि जो पोलराइजेशन होता है सर, वो केवल ट्रांसवर्स वेव में होता है, ट्रांसवर्स वेव में होता है, ठीक है, अनुपस्थ तरंगों में होता है। और आप जानते हैं साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड वेव इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, दैट्स व्हाई इट डज नॉट शो फिनोमिना ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का फिनोमिना को इसलिए फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं, इससे पहले लेक्चर में मैंने समझाया था। अगर आपने वो लेक्चर देखा तो उसको ध्यान से देखिएगा। ध्वनि तरंगें आपकी, ये कह रहा है ट्रांसवर्स तो होती ही नहीं है सर ना, ध्वनि तरंगें ट्रांसवर्स होती तो उसमें पोलराइजेशन की घटना हो जाती ना, ध्रुवीकरण की घटना हो जाती है। वो ट्रांसवर्स होती नहीं है क्योंकि जो ये पोलराइजेशन होता है वो केवल ट्रांसवर्स वेव में ही होता है, जबकि जो ये है आपके पास साउंड वेव जो है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए प्रेशर कुकर कुकिंग इज फास्टर बिकॉज इंक्रीज द वेपर प्रेशर। सर देखो, अगर आप वेपर प्रेशर बढ़ा दोगे, वेपर प्रेशर को बढ़ा दो, तो इसका मतलब जैसे आप बॉइलिंग पॉइंट की बात करते थे ना, बॉइलिंग पॉइंट, ये जो पानी है, पानी को आप उबालते हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल हो जाता है। वो क्या हो जाता है, बॉईल हो जाता है। लेकिन जैसे ही प्रेस दाब बढ़ा दोगे तो इसका मतलब अब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यही रीज़न है, इसका लॉजिक ही यही है कि इन प्रेशर कुकर द कुकिंग इज़ फास्टर बिकॉज इंक्रीज द वेपर प्रेशर
इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, जैसे ही आप वेपर प्रेशर को बढ़ा दोगे तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। केवल फैक्चुअल क्वेश्चन था ये भी, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आप वेपर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो डेफिनेटली उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ ए हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। हीटर कॉइल कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, हीटर कॉइल को 2 इक्वल पार्ट्स में आपने, हीटर कॉइल की लेंथ मान लो आप कितनी है, L है, इसकी लेंथ L है, आपने 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया, मतलब लेंथ को L/2 कर दिया, L/2 कर दिया, ये L/2, 2 इक्वल पार्ट बोल रखा ना इसने, इक्वल पार्ट में कट कर दिया। ओनली 1 पार्ट इज यूज्ड इन हीटिंग, इन हीटर, एक ही पार्ट यूज करा, मतलब ये वाला पार्ट यूज किया, मतलब लेंथ हमारे पास L/2 होगी। तो द हीट जनरेट विल बी, हीट जो जनरेट होगी कितनी होगी हमें बतानी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, P इज इक्वल टू होता है सर V²/R। तो और आप देखिए इससे रिलेशन ये मिल रहा है कि P का रिलेशन इन्वर्स रिलेशन है R के साथ, और आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस जो होता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, आपने पढ़ रखा है, R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A पढ़ रखा है। इन दोनों को जब आप कंबाइन करते थे R प्रोपोर्शनल टू L/A से, तो आप पाते थे एक नई कांस्टेंट क्वांटिटी, उसको रेजिस्टिविटी कह देते थे, R बराबर रो L/A पढ़ देते थे, ये रो निकल जाता था वहाँ पे। तो R आपका लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन दिखाता है। अब आपने लेंथ को कितना कर दिया सर, लेंथ को कितना कर दिया आपने, L/2 कर दिया, क्योंकि R का रिलेशन लेंथ के साथ डायरेक्ट है, R का रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे लेंथ यूज की जा सकती है। जैसे ही इसको L/2 करोगे, 2 ऊपर जाएगा तो P की जो वैल्यू आ जाएगी, पावर की वैल्यू 2 के बराबर हो जाएगी। फिर आप ये इसको ऊपर ले जाओ आप, तो ये कितना हो जाएगा, 1/R की जगह पे 2/R आ जाएगा, मतलब 2P हो जाएगा। वो P की जो डेफिनेशन थी 2P आ गई। तो वो क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन पढ़ें दोबारा। If a heater coil is cut into 2 equal parts, the only one part used, the heat generate will be double। जो हीट जनरेट होगी सर वो कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। हीट जनरेट विल बी डबल, दो हीट का जनरेशन हो जाएगा डेफिनेटली कितना हो जाएगा सर, डबल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज नॉट पॉसिबल। सर अगला पिछला लेक्चर तो इसी पे बेस्ड था, पूरा लेक्चर आप ढंग से पढ़ो, उसको एक बार सुनो तो सही, सुन लेना, केवल खाली सुन लो उसको एक बार, तो आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। द प्रोपोगेशन ऑफ साउंड विल नॉट पॉसिबल, बताइए साउंड वेव कहाँ पॉसिबल नहीं होती हैं। साउंड वेव चलती हैं आपकी सॉलिड में भी चलती हैं, सबसे तेज़ चलती हैं, फिर लिक्विड में चलती हैं, फिर गैस में चलती हैं, लेकिन वैक्यूम में साउंड वेव नहीं चलती। इसी प्रकार तो साउंड प्रूफ कमरे जो बनाए जाते हैं, बताया था मैंने आपको, जब साउंड प्रूफ कमरे बनाए जाते हैं तो 2 दीवार बनाई जाती है, 2 दीवार ज़रा दूरी पे बनाई जाती है। इससे क्या होगा, इनके बीच में गैप आ जाएगा, तो ये वैक्यूम हो गया। वैक्यूम जैसे ही क्रिएट हुआ, न तो साउंड यहाँ से यहाँ जा पाएगी, न यहाँ से यहाँ जा पाएगी, तो ये कमरा जो हो जाएगा साउंड प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, बताया था मैंने। तो साउंड का जो मतलब जो सॉलिड वेव है आपकी, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव नॉट पॉसिबल थ्रू वैक्यूम, सॉलिड वेव नहीं, साउंड वेव, साउंड वेव का प्रोपोगेशन नहीं हो पाएगा निर्वात में। सर अगला क्वेश्चन तो आसानी से आप बना लेंगे, द रिलेशन बिटवीन टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x इज एक्सप्रेस्ड बाय इतना, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालते हैं सर, x जब आपको दिया है 2 - 5t + 6t², तो वेलोसिटी कितनी होती है बताइए, dx/dt होती है, और dx/dt आती कितनी है, 0 - 5, इसका डेरिवेटिव करो, प्लस 12t। अब उसने क्या कहा है, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, द रिलेशन बिटवीन t डिस्प्लेसमेंट एक्सप्रेस्ड इतना, व्हाट विल बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। जब इनिशियल वेलोसिटी की हम बात करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी क्या होती है सर, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ थी, पार्टिकल को कुछ वेलोसिटी दोगे, वो कितने समय पे दोगे, t जब 0 रहा होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी निकालने के लिए t को 0 रख दो, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी u,
टी जब जीरो रखोगे माइनस टी प्लस ये जीरो हो जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा -5 मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गई वेलोसिटी, ठीक है, ये निगेटिव आ जाएगी, ठीक है। निगेटिव वेलोसिटी भी होती है ना डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स, एक्स की डिक्रीजिंग डायरेक्शन में वेलोसिटी निगेटिव ही तो आती है, और एक्स की इंक्रीजिंग डायरेक्शन में वेलोसिटी को पॉजिटिव लेते हैं आप, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए हॉलो मेटल बॉल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हॉलो मेटल बॉल की बात करी इसने, हॉलो मेटल बॉल है तो आपने पढ़ रखा है जो हॉलो मेटल का बॉल होता है, स्पेयर ही मान लो आप, इसका जो पूरा का पूरा चार्ज होता है, ये चार्ज इसका आउटर सरफेस पे आपका चला जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए हॉलो मेटल बॉल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट, इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ होगा, तो इसका मतलब अंदर वाले पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसको जीरो होता है, और पोटेंशियल कांस्टेंट होता है इसका अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर कितना होगा सर, जीरो होगा, और पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, तो क्षेत्र उत्पन्न नहीं करती है, यहाँ तो करती है, ये क्षेत्र के बाहर तो करती है, सतह पे भी है। ये देखो गोले के अंदर जो हो गया आपका, गोले के अंदर, ये देखो गोले का अंदर आ गया ना, पूरा अंदर आ गया ये, तो ये इसी में सेंटर भी इंक्लूड हो गया। तो अंदर जो है सेंटर में, सेंटर अंदर में इंक्लूड नहीं है, अंदर के सॉरी सेंटर अंदर में इंक्लूड है, अंदर सेंटर में इंक्लूड नहीं है, इसलिए ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सेंटर जो होगा वो भी तो अंदर ही होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होगी अंदर जीरो होगी। तो ये जो कह रहा था, ए हॉलो मेटल बॉल कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस नो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज लेके जाने वाला हॉलो कंडक्टिंग जो स्पेयर होगा वो चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। कहाँ पे नहीं करेगा सर, वो अंदर, गोले के अंदर चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा वो, ठीक है, गोले के अंदर चार्ज प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए बॉडी मूव विथ कांस्टेंट स्पीड अलोंग ए सर्किल, ठीक है, अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव करती है, अगेन ये यूनिफॉर्म सर्कुलर का क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, वृत्ताकार मार्ग में कांस्टेंट क्या बोल दिया इसने, स्पीड। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़ा था कांस्टेंट स्पीड ही तो आ रही थी उसमें, कांस्टेंट स्पीड से कोई बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है, ठीक है। लेकिन उसकी डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो रही है, डायरेक्शन इसकी बार बार चेंज होगी, ठीक है। तो उस केस में सर ना, जब डायरेक्शन चेंज होती है और ये आपका ये स्पीड वो होती है, तो उस केस में जो वर्क डन होता है जीरो आता है इसमें, ठीक है। इसका मतलब यूनिफॉर्म एक रिजल्ट में भी मिल गया आपको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो ये आएगा क्या, वर्क डन होगा उसमें जीरो आएगा, वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि लगता तो फोर्स भी है, सेंटर की ओर फोर्स लगता है। तो होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का बीच का एंगल देखो आप, हमेशा डायरेक्शन चेंज हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल आपको हमेशा क्या मिल रहा है, 90 डिग्री का मिलेगा। तो W तो आप एफ डी कॉस थीटा भी निकालते ना, एफ डी कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस थीटा है कॉस पाई, जब ये कॉस थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी तो 90 पे तो कॉस जीरो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स के बीच का हमेशा एंगल 90 डिग्री आएगा इसमें। वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये सेंट्रीपिटल सेंटर की ओर फोर्स होता है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसलिए जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री रहता है तब उसका वर्क डन जीरो आता है। इसी प्रकार हम जैसे कोई कुली है, बैग को सर में लेके खड़ा है या जा रहा है, तो जब वो रोड और उसके बीच का जो उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री बनता है, तो किया गया कार्य वर्क डन जीरो होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसमें भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, गलत है, वेलोसिटी तो कांस्टेंट होती नहीं है। नो फोर्स एक्ट ऑन बॉडी, ये भी गलत है, फोर्स तो होता है ना, बॉडी पे फोर्स लगता है, सेंटर की ओर सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं जिसको। नो एसिलेशन प्रोड्यूस इन बॉडी, गलत है, एसिलेशन भी होता है, एक टेंजेंशियल एसिलेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल एसिलेशन होता है। तो अपने आप ही नो वर्क इज डन ऑन इट्स बॉडी, तो कोई वर्क डन बॉडी में नहीं होता है सर, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे। आगे आते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने क्वेश्चन है इसमें, और ये क्वेश्चन लास्ट है सर। ए बॉडी थ्रो अपवर्ड एंड रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, किसी बॉडी को आपने ऊपर को फेंका और वो अपनी मैक्सिमम हाइट पे गई,
ये यूनिफॉर्म जो पहले चैप्टर का क्वेश्चन है सर, ध्यान दो। जब बॉडी को आपने ऊपर को फेंका, ए बॉडी थ्रोन अपवर्ड, ये क्वेश्चन भी करा रखा है, रीच इट्स मैक्सिमम हाइट, जब बॉडी को यहाँ से आप मैक्सिमम हाइट पे भेजोगे, यहाँ पे गई तो सर यहाँ पे वेलोसिटी तो जीरो होती है, एसिलेशन जीरो नहीं होता है सर। यहाँ पे एसिलेशन जो होता है जी के बराबर होता है, वेलोसिटी एसिलेशन डाउनवर्ड लगता है हमेशा। ये क्वेश्चन भी करा रखा है मैंने। इट्स वेलोसिटी जीरो, इट्स एसिलेशन इज ऑल्सो जीरो, ये तो गलत है साहब। इट्स वेलोसिटी जीरो बट इट्स एसिलेशन इज मैक्सिमम, मैक्सिमम कैसे कह सकते हैं एक्सीलेशन को? इट्स एसिलेशन इज मैक्सिमम, इट्स वेलोसिटी जीरो एंड एसिलेशन इज एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डाउनवर्ड लगेगा। दूसरी चीज़ ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है, एसिलेशन यहाँ टॉप पॉइंट पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और वो एसिलेशन की वैल्यू जी के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हम करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लिए थे मैंने, ऐसे ही अब हम हिंदी इंग्लिश में दोनों में क्वेश्चंस को लेंगे और एक एक करके जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सर, ठीक है।